कांग्रेस और बीजेपी की लीडरशिप में जमीन आसमान का अंतर है। इसको मैं दो स्तर पर समझाना चाहूंगा। सबसे पहले है एजुकेशन। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की एजुकेशन को ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे राहुल गांधी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं नरेंद्र मोदी की अपेक्षा। लेकिन भारत की राजनीति में पढ़ा नहीं कढ़ा व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे किताब की समझ हो। वो व्यक्ति स्वीकार है जिसे जनता की समझ हो, जनता के मन की बात आने की समझ हो। और भारत में दो ही ऐसे व्यक्ति हुए जो भारत की जनता को बहुत अच्छे समझ पाए हैं, या तो महात्मा गांधी हुए या नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सारी उम्र में जो कर बड़े हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस को धूल चटा दी। अब जीत का सेहरा स्वाभाविक है कि मोदी जी के सर जाएगा, लेकिन हार का ठिकड़ा किसके सर पर फोड़ा जाए तो ले दे के बचती है ईवीएम। और कुछ मक्कार कामचोर कार्यकर्ता होते हैं जो हार के बाद चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, ले दे के ईवीएम के ऊपर ब्लेम डाल देता है कि इसकी वजह से हम हार गए। जमीनी स्तर पर कोई मूल्यांकन नहीं होता और ऐसे कार्यकर्ताओं की गलती भी नहीं है। ये दिन भर बेचारे न्यूज देखते हैं और न्यूज में एग्जिट पोल का एक फर्जीवाड़ा चलता है। भारत में किसी भी न्यूज चैनल को उठाकर देख लो, कभी इन लोगों के एग्जिट पोल सही आए ही नहीं, फिर भी हम लोग इन पर भरोसा करते हैं। अब तो न्यूज चैनलों की हालत ये होगी कि समझ में नहीं आता पहले किसको गाली दें, इस बलात्कारी को या फिर इन फर्जी एंकरों को। खैर जो भी हो, लेकिन हरियाणा में जो हार हुई है उसके लिए कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अब इस स्तर पर मंथन करना चाहिए कि क्या राहुल गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से करना ठीक है। मुझे लगता है कि यह बेईमानी होगी। नरेंद्र मोदी का चेहरा राहुल गांधी से बहुत बड़ा है और तुलनात्मक रूप से राहुल गांधी की छवि नरेंद्र मोदी को कहीं भी धूमिल नहीं कर पा रही है। यदि राहुल गांधी को इस जन्म में चुनाव जीतना है तो उनको दो काम करने होंगे। या तो कांग्रेस पार्टी ये साजिश करे कि इस व्यक्ति के साथ नरेंद्र मोदी जी का फोटो खिंचवा दिया जाए और नरेंद्र मोदी के बुरे दिन शुरू हो जाएं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से मुकाबला ना करते हुए अपने स्तर के किसी व्यक्ति से मुकाबला करें तो शायद चुनाव जीत जाएंगे। और वर्तमान भारत में राहुल गांधी के स्तर का केवल एक ही व्यक्ति मुझे लगता है, वो है ये। इसकी योग्यता पर तो अमित शाह भी शक नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुकाबला जय शाह वर्सेस राहुल गांधी होता है तो राहुल गांधी के जीतने के चांस हैं, नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की आंधी के आगे अब राहुल गांधी टिकने वाले हैं। इन सब के बावजूद भी हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसी दिन जम्मू कश्मीर के भी चुनाव परिणाम आए थे जहां बीजेपी को धूल चाटनी पड़ी थी। वो बात अलग है कि जो बीजेपी की हार जम्मू कश्मीर में हुई है उस धूल का स्वाद जेपी नड्डा जी ने चखा होगा, नरेंद्र मोदी जी तो केवल जीत का स्वाद चखते हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि हरियाणा में आखिरकार कांग्रेस क्यों हार गई। जो कांग्रेस जीतने वाली थी वो अंत तक आते आते क्यों हार गई, इसके पीछे के क्या कारण है, इन सभी कारणों को हम विस्तार से समझते हैं और इसका मूल्यांकन करते हैं कि भारत की राजनीति आखिरकार किस ओर जा रही है। भारत के जो राजनीतिक मुद्दे हैं क्या वो अब वास्तविक मुद्दों से हटकर इन बहकावी मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, हाँ या ना। इन बातों पर चर्चा करते हैं। आइए एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो हरियाणा हार का पहला जो कारण है वो है लीडरशिप। कांग्रेस और बीजेपी की लीडरशिप में जमीन आसमान का अंतर है। इसको मैं दो स्तर पर समझाना चाहूंगा। सबसे पहले है एजुकेशन। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की एजुकेशन को ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे राहुल गांधी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं नरेंद्र मोदी की अपेक्षा। लेकिन भारत की राजनीति में पढ़ा नहीं कढ़ा व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे किताब की समझ हो। वो व्यक्ति स्वीकार है जिसे जनता की समझ हो, जनता के मन की बात आने की समझ हो। और भारत में दो ही ऐसे व्यक्ति हुए जो भारत की जनता को बहुत अच्छे समझ पाए हैं, या तो महात्मा गांधी हुए या नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। 100 मुद्दे हैं इस देश में, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो जनता को कन्विंस करने में सफल हो पा रहे हैं, जो कि राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी लीडरशिप में इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा वो है बगावत का होना। कांग्रेस में हर दम ये डर लगा रहता है कि कहीं बगावत ना हो जाए, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है। बीजेपी में ऐसा डर नहीं है। किसी नेता के अंदर ये आ ही नहीं सकता कि मुझे बगावत करनी है, और कर दिया तो अगले दिन ईडी का छापा तय है। तो इतना तो मजबूत लीडरशिप होना चाहिए कि तुम्हारे नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए और उनके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो बगावत ना कर पाए। पहला कार्ड स्पष्ट आया रणनीति को लेकर, इसीलिए हरियाणा हार गए हैं। दूसरा कार्ड है टिकट बंटवारे को लेकर कि किसको चेहरा बनाया जाए, टिकट बांटने में आखिरकार किसकी चलेगी। और जब अलग अलग लोगों की चल रही है तो फिर रिजल्ट तो ऐसे ही आने थे। बीजेपी में ऐसा नहीं है, वहां निर्णय स्पष्ट है
कि इसको टिकट देना है, उसको देना है। बीजेपी अपने निर्णय को बदल भी लेती है। उसे अगर लगता है कि नए लोगों को टिकट देना है तो फिर उन्हीं को देगी। 25 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो चुनिंदा नहीं थे, उनमें से 16 लोग जीते। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस में तो जो सिटिंग एमएलए थे उनको टिकट दिया गया, वो हार गए और परिणाम सामने है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है चेहरा किसको बनाया जाए। और तीसरा जो है आईटी सेल को लेकर, आपने सुना होगा न्यूज में, बीजेपी की आईटी सेल, कांग्रेस की आईटी सेल क्यों नहीं, आम आदमी की आईटी सेल क्यों नहीं, बीजेपी इतना एक्टिव क्यों है? क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि कहां पर लोग बेरोजगार हैं, कहां सस्ता श्रम मिल सकता है और किससे ये काम निकलवाया जा सकता है। दिन भर एक्टिव रहते हैं और जो लोग हम देखते हैं, सुनते हैं बार बार, उसके बारे में हमारा जहन बन जाता है और मन में बैठी हुई है लोगों के बीजेपी। निश्चित रूप से बटन बीजेपी के ही दबा कर आए होंगे। मन से जो भी सोच कर जाए, अंत में बीजेपी को ही बटन दबाया होगा। ये एक कारण हो सकता है हरियाणा जीतने का। चौथा कारण है रणनीति को लेकर। इनके नेता बोल रहे हैं हम फूक फूक के कदम रखेंगे। अरे इनसे ये पूछने की जरूरत है कि तुमने इतना फूका के कदम रख नहीं पाए, तुमने फूका और कदम बीजेपी ने रख दिया। आप ये आंकड़ा लगाते रहे कि जाट और नॉन जाट में किस प्रकार से चीजों को बांटा जाए। कांग्रेस चाह रही थी कि जाट और दलित समुदाय को टारगेट किया जाए और उनके वोट को लिया जाए और चुनाव जीत लिया जाए। तब तक वो यही कर रहे थे। बीजेपी ने उल्टा दाव खेला, उसने ओबीसी को टारगेट किया और नॉन जाट को टारगेट किया। और जो दलित थे वो लास्ट में नॉन जाट के साथ जुड़ गए और शायद उन्होंने अंत में जाकर वोट कर दिया होगा। ये एक बड़े फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस हारी है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हार जीत चलती रहती है। इन हार जीत में हमें अपने मुद्दे नहीं भूलना है। मुद्दा केवल ये है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाए, स्थानीय लोगों की जो आवश्यकता है, जिनके लिए हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, उन मुद्दों को नहीं भूलना है। नहीं तो चुनाव की इस राजनीति में, द्वेष की इस राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में सभी राजनेता, प्रतिनिधित्व करने वाले जो भी नेता हैं, वो अपना मुद्दा भूल जाते हैं। मुद्दा बहुत स्पष्ट है। कोई भी पार्टी सरकार बनाए, आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए, अपने लोगों के विकास के बारे में सोचिए। अगर गांव विकसित होगा तो स्वाभाविक है कि वो पूरा जिला विकसित होने लगेगा। अगर सभी जिले के सभी गांव विकसित तो जिला विकसित, जिला विकसित तो संभाग विकसित, संभाग विकसित तो राज्य विकसित, और राज्य विकसित तो हमारा देश वैसे ही विकसित हो जाएगा। तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर अब इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर आना चाहिए। हमें समर्थन और विरोध के इस कॉन्सेप्ट से बाहर आना चाहिए। अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी पार्टी सरकार बनाए, भले ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, लेकिन अंत में एक ही है उद्देश्य कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। हमें स्टार्टअप्स लगाने हैं, हमें नौकरी मांगने वालों की अपेक्षा नौकरी देने वाला बनना है। सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसियां रुकी हुई हैं, सरकार से निवेदन है, जिस भी सरकार को सत्ता में आने का मौका मिल रहा है, कि वो कम से कम उन रुकी हुई नौकरियों को बाहर लाए, जिससे कि जो अन्य उन नौकरियों संबंधित आर्थिक क्रिया हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। तो ये अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो भी रुके हुए काम हैं, चाहे निर्माण के हों, चाहे सरकारी नौकरियों के हों, या किसी भी अन्य क्षेत्र से संबंधित हों, उनको सुचारू रूप से किया जाए। और कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए कि भारत का खर्चा कम हो। जैसे एक शब्द आता है फ्री की रेवड़ी बांटना। राजनीति के चक्कर में सभी पार्टियां जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, वो सब्सिडी बांट रही होती हैं। सब्सिडी नो डाउट कि सामाजिक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, पर सिर्फ सब्सिडी बांटने से देश विकसित नहीं हो पाएगा। हम उन्हें सब्सिडी क्यों बांट रहे हैं, इस मुद्दे पर हमें ध्यान आकर्षित करना होगा। उनकी समस्याएं क्या हैं उनको पहचानना होगा। पैसे देने से उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी, और अगर एक दो बार पैसे दे भी दोगे तो हर बार पैसे ना देने से उनके ऊपर जो एक लत लग जाएगी, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी। इसीलिए अगर हम जड़ पर काम करें तो निश्चित रूप से हमें इस प्रकार की सब्सिडी में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, रेवड़ियां कम बांटनी पड़ेगी। तो जो रोड निर्माण हो रहे हैं, पुल निर्माण हो रहे हैं, उसमें अच्छे से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मजबूती ला सकते हैं। नहीं तो इसी प्रकार से खबरें सुनने को आएंगी कि रोड फूट गई है, पुल टूट गया है। ये सब घटनाएं इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि हम अपने राजनेताओं के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं और उनको उतना प्रेशराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी मोह से या किसी नेता के मोह में दबे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा होता है राष्ट्र प्रेम। अगर हम राष्ट्र प्रेम करते हैं तो फिर हमारे लिए ना तो कोई पार्टी महत्वपूर्ण है, ना कोई नेता महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के अंत में बस आप सभी परिजनों से इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी खुद की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखें। आप अपना भला सोचें तो देश का भला खुद ही हो जाएगा, लेकिन अपना भला ऐसे सोचें कि उसमें दूसरे का नुकसान ना हो। नेताओं की तरह भला ना सोचें कि हमारा काम बनना चाहिए, हमारी पार्टी को चंदा मिलना चाहिए, हमारे बच्चे सेट होने चाहिए, चाहे कितना भी भ्रष्टाचार करना पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट हमें काम नहीं करना है।
बाकी एक बार फिर से बीजेपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाई है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं कि ईवीएम हैक हो गई। अगर ऐसा है तो फिर जम्मू कश्मीर में भी ईवीएम हैक हुई होगी, तो फिर सभी जगह ईवीएम हैक होनी चाहिए ना। सिर्फ एक जगह रोने गाने से क्या फायदा हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर हमें पहुंचने की आवश्यकता है कि आखिरकार हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं केवल भारत का विकास, फिर वो अलग अलग पार्टियों के जरिए हो या किसी एक पार्टी के जरिए हो, अलग अलग नेताओं के अनुसरण करने से हो, किसी एक नेता के अनुसरण करने से हो। अब वो समय आ गया है कि अब ये तू मैमा की लड़ाई हमें बंद करनी है और देश के विकास में पूरी तरह से ध्यान लगाना है। जो पार्टी जीत गई उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पार्टी हार चुकी है आप अपना मूल्यांकन कीजिए और अगली बार प्रयास कीजिए। आपको भी मौका देगी सरकार बनाने के लिए जनता। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।